हेलो डियर स्पिरिट। आज से मैं आप लोगों के लिए डेली एक पीवाईक्यू का एनालिसिस वीडियो लेकर आऊँगा। ये पीवाईक्यू एनालिसिस वीडियो जो है स्पेशली मंडी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को ध्यान में रखकर मैं बना रहा हूँ, ठीक है? पूरा जो फ़ोकस रहेगा इसमें मंडी सब इंस्पेक्टर एग्ज़ाम को लेकर फ़ोकस, है ना? क्योंकि मैं इस चीज़ को क्लियर करता हूँ क्योंकि आरक्षक में कंप्यूटर है नहीं, मंडी सब इंस्पेक्टर में कंप्यूटर रहेगा, अभी तो सिलेबस पता नहीं है, देखते हैं क्या होता है हाल-फिलहाल। तो कंप्यूटर का एक जो है एनालिसिस वीडियो है। इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद ये है कि आपको अभी वर्तमान समय में व्यापम का रवैया जा रहा है, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछ रहा है। बहुत डिटेल क्वेश्चन पूछ रहा है ना? कंप्यूटर में खासकर आप देखे होंगे, इतना आसान क्वेश्चन नहीं रहता कंप्यूटर का, ठीक है? एक बार छत्तीसगढ़ आपको समझ आ जाएगा, ठीक है? भारत का भूगोल जो है या भारत का जो सामान्य अध्ययन है, वो भी समझ आ जाएगा। मैथ्स तो सरल रहता है बट कूट में रहता है। तो कूट में कंप्यूटर का प्रश्न भी पूछा जा रहा है ना? तो मैं पेपर का एनालिसिस करके उन टॉपिक्स के या उन टॉपिक्स के ऊपर बात करेंगे जहाँ से क्वेश्चन लगातार बने हैं, ठीक है? और मुझे विश्वास है कि इसी टॉपिक से और क्वेश्चन बनेगा और हो सकता है जो मैं पढ़ाऊँ वहाँ से क्वेश्चन भी उठे, है ना? क्योंकि मैं देखा हूँ व्यापम जो है क्वेश्चन को रिपीट करता है, ठीक है? अपनी ही पीवाईक्यू का जो क्वेश्चन है उसको रिपीट करते हैं कंप्यूटर में खासकर, है ना? क्योंकि ज़्यादा इसमें क्वेश्चन बनने लायक है नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि ये लिमिटेड है। जैसे आप सामान्य अध्ययन की बात करें तो यथार्थ है, बहुत ज़्यादा आप कहीं से भी ला सकते हो क्वेश्चन, लेकिन इसमें जो है कुछ एआई को अभी छोड़ दिया जाए, तो बाकी लिमिटेड एरिया है इसमें, ठीक है? तो बात करते हैं तो आपको समझ आ जाएगा कि कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन लगातार बना है और जितना मैं पढ़ाऊँ अगर इस नोट्स को आप अपने पास रखते हैं, तो इतना हेल्प होगा आपका 80% जो तैयारी है इसी नोट्स से हो जाएगा, मैं समझता हूँ। 80% तैयारी 20% एफर्ट लगाने की ज़रूरत पड़ सकता है या तो उतना तो पढ़ चुके होंगे आप कंप्यूटर कि बाकी जो प्रश्न आएँगे उसको आप ऐसे ही सॉल्व कर लोगे, ठीक है? तो चलिए देखते हैं। तो देखो कंप्यूटर में सबसे पहले देखो पीवाईक्यू का क्वेश्चन आया था सचेत, उमंग, माईगोव और डिजिलॉकर को लेकर, ठीक है? क्वेश्चन बना हुआ था। तो सचेत क्या था? इसको मैं बताता हूँ। तो सचेत क्या है? ऑनलाइन वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी की शिकायत हो तो एक वेबसाइट बोल सकते हैं या ऐप बोल सकते हैं, जैसा भी है, ठीक है? तो वित्तीय लेन-देन में धोखाधड़ी की शिकायत हेतु इसको बनाया गया है। उमंग क्या है? तो विभिन्न सरकारी सेवाओं का एकल खिड़की पहुँच सेवा प्रदान करने हेतु उमंग ऐप या हो सकता है वेबसाइट, इसका वेबसाइट भी है, बनाया गया है। माईगोव निर्णय लेने और नीति निर्माण में नागरिकों को शामिल करना, ठीक है? माई गवर्नमेंट ये ऐप है और इसका वेबसाइट भी है, ठीक है? डिजिलॉकर के बारे में आप सबने सुना होगा कि आपका जितना भी दस्तावेज है, ठीक है? डिजिलॉकर में क्या है अगर आप सेव कर देते हैं और उसके बाद आप कहीं से भी एक्सेस कर सकते हो उसको। आपके पास मोबाइल है, डिजिलॉकर ऐप डाउनलोड कर लीजिए, वहाँ से अपना यूज़र नेम, पासवर्ड डालिए और जो है अपना जितने भी डॉक्यूमेंट हैं 10, 12, 11 जो भी मार्कशीट वगैरह, आपका जन्म प्रमाण पत्र है ना? और आपका जो भी और भी अदर्स डॉक्यूमेंट है जैसे कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह, उसको आप उसमें रख लेते हैं, ठीक है? उसके बाद आप जो है कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, ठीक है? किसी भी कंप्यूटर में, चाहे अपने मोबाइल में, है ना? कहीं भी आप जो है इंटरनेट की सहायता से उसको एक्सेस कर सकते हैं, तो आपको बार-बार कैरी करने की ज़रूरत नहीं पड़ता, ठीक है? उसके बाद क्वेश्चन बनता है, हमेशा याद रखिएगा, एक एंटीवायरस को लेकर, है ना? और विंडो को लेकर, ठीक है, याद रखिएगा और ब्राउज़र को लेकर, यहाँ से क्वेश्चन बनता है और एक ना एक क्वेश्चन यहाँ से पूछा जाएगा। तो उसमें अगर मैं बात करूँ, तो एक है सर्च इंजन, ब्राउज़र में एक आता है इंजन, है सर्च इंजन, है ना? जहाँ से हम चीज़ खोजते हैं, जैसे गूगल एक सर्च इंजन है। तो अल्टा विस्टा को लेकर ना 3 से 4 बार क्वेश्चन बनाया गया है, इस बात को ध्यान रखना, 3 से 4 बार अल्टा विस्टा को लेकर क्वेश्चन बनाया गया है। अगर सर्च इंजन पूछा, मैं गारंटी देता हूँ अल्टा विस्टा ऑप्शन में रहेगा ही रहेगा, ठीक है? देखो, ये क्या है, एक वेब सर्च इंजन है, ठीक है? 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, ठीक? 15 दिसंबर 1995 में इसको लॉन्च किया गया था, इसको भी ध्यान रखिएगा, ठीक है? देखो, इसमें ना अल्टा विस्टा में इसका फुल फॉर्म भी पूछा था एक बार, ठीक है? एल्टीट्यूड हाइट वाला जो भी है, ठीक है? उसको मैं आगे और डिस्कस करूँगा अभी तो इसके बारे में। तो अल्टा विस्टा वेब सर्च इंजन है, 1995 में लॉन्च किया गया था, 15 दिसंबर 1995 को डिजिटल इक्विपमेंट कॉर्पोरेशन के द्वारा इसको बनाया गया था, डीईसी के द्वारा इसको बनाया गया था, ठीक है? और प्राइमरी पर्पज़ क्या था? तो जो है इन्फॉर्मेशन को खोजना, ठीक? वेब पेज और फाइल्स वगैरह को खोजना इंटरनेट पर, ये इसका जो है प्राइमरी पर्पज़ होता है, ठीक है? मतलब इंजन का सर्च इंजन का उपयोग क्यों करते हैं हम लोग? कि किसी भी चीज़ को फाइंड आउट करने के लिए, है ना? जैसे कि आपको मान लो कोई वेबसाइट चाहिए तो वहाँ अपन सर्च कर लेते हैं,
कोई फोटो चाहिए तो गूगल में सर्च कर लेते हैं, उसी प्रकार का गूगल ना होकर ये क्या है, अल्टाविस्टा है, ये भी एक सर्च इंजन है। जो भी आपको चीज़ चाहिए वहाँ आप लिख देंगे तो वो सर्च होकर आपको रिजल्ट प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। इसको अंतिम बार जो है 2003 में, ठीक है, याहू इसका ओनर बना, ठीक है। उसके बाद इसको पूरी तरह से बंद कर दिया गया 8 जुलाई 2013 को, ठीक है, ये पूरी तरह से अब बंद हो चुका है, ये काम में अभी नहीं आता, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो इसका अंतिम मालिक कौन था, अंतिम रूप से मालिक कौन था, तो याहू, ठीक है, ध्यान रखिएगा, ठीक। उसके बाद हम बात करते हैं फेडोरा, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, मैं बताया ना, ऑपरेटिंग सिस्टम से, सर्च इंजन से, ब्राउज़र से क्वेश्चन पूछे जाएगा, हमेशा पूछा जाएगा इसमें, ठीक है, और आता ही आता है, आप देख लेना। तो फेडोरा ऑपरेटिंग सिस्टम है, ये ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम है, ठीक है, एक लिनक्स आता है ओपन सोर्स ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एमएस एक्सेल, एमएस एक्सेल क्या है, एक एप्लीकेशन है, एमएस ऑफिस के तहत एमएस एक्सेल आता है, ध्यान रखिएगा। एमएस ऑफिस के तहत एमएस एक्सेल, पावर पॉइंट, वर्ड, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है ना, डीबी एक्सेस जिसको बोलते हैं, एक्सेस है ना, पावर एमएस एक्सेस, ठीक है। तो ये सब जो है किसके अंतर्गत आता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर में क्या अंतर होता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है एक इंटरफेस, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है कि इंटरफेस होता है जिसके ऊपर हम काम करते हैं, मतलब जिसके ऊपर जो है एप्लीकेशन रन होता है उसको बोलते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जिसके ऊपर हम काम करेंगे, हम प्रत्यक्ष रूप से जिसके ऊपर काम करेंगे, है ना, वो होगा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ठीक है, मतलब हम जिसमें काम करते हैं, हमारा वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट, ये सब क्या है, ये है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में हर कोई व्यक्ति जो है काम कर सकता है, ठीक है, जैसे आपका व्हाट्सएप, ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, ठीक है, उसमें हम काम करते हैं। लेकिन सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या, व्हाट्सएप जिस सॉफ्टवेयर में चल रहा है, ठीक है, आपके एंड्रॉइड में हो चाहे आपके कंप्यूटर में हो, है ना, तो एक व्हाट्सएप वगैरह जो चलता है एक सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलता है वो, है ना, जिसको ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से हम जानते हैं। तो ऑपरेटिंग सिस्टम, इसका मुख्य कार्य कंप्यूटर के हार्डवेयर और यूजर के मध्य एक इंटरफेस या मध्यस्थता की तरह काम करता है, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करता है, आपके कंप्यूटर और आपके बीच, दोनों को के बीच जो मध्यस्थता का काम करता है, वो कौन करता है, ऑपरेटिंग सिस्टम करता है। मतलब बीच का व्यक्ति होता है, समझिए आप, एक व्यक्ति जिस पर आप काम करेंगे, एक स्वयं हो गए, तो बीच का जो होगा जिसको आप समझते हैं और जो आपकी बातों को आपके हिसाब से काम करके देगा, वो सिस्टम ऑपरेटिंग सिस्टम कहलाएगा, इस चीज़ को समझना, ठीक है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम हमेशा मध्य का होता है, मध्यस्थ होता है, इंटरफेस का काम करता है, ठीक है, मध्यस्थता का, ध्यान रखिएगा, ठीक है। टाइप्स ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम है, कई प्रकार के ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, जैसे बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, इसमें क्या होता है, प्रोसेस सिमिलर जॉब इन बैच, ठीक है, एक ही प्रकार के काम को बार बार या ज़्यादा से ज़्यादा करना, वो होता है बैच ऑपरेटिंग सिस्टम। टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है, जो कंप्यूटर एक होता है उसमें अलग अलग टर्मिनल्स लगे होते हैं और बहुत सारे लोग उसको यूज़ कर सकते हैं, मतलब एक ही समय में, ठीक है, हर व्यक्ति उसमें काम कर सकता है, तो उसको बोलते हैं टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, ठीक है, बाँट-बाँट के जिसको किया जाता है। रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम, है ना, एक ही समय में, जैसे इंटरनेट का माध्यम है, से हम जो है सभी चीज़ों को एक ही समय में देख सकते हैं। सब लोग को जो समय दिखा होगा अभी सेम दिखा रहा होगा, जो आप इंटरनेट पर काम करेंगे जिस प्रकार से, ठीक है, तो वो रियल टाइम होता है, याद रखेंगे रियल टाइम ऑपरेटिंग सिस्टम। मोबाइल एप्लीकेशन क्या होता है, मोबाइल सॉफ्टवेयर क्या होता है, ये होता है स्मार्टफ़ोन के लिए, ठीक है। अब मोबाइल फ़ोन में जो भी आपका सॉफ्टवेयर होता है वो क्या होता है, मोबाइल ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। देखो याद रखना, टाइम शेयरिंग, रियल टाइम और बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम, ये प्रकार है। ज़्यादा याद रखने की जरूरत नहीं है सब चीज़ को, बस याद रखना कि इस प्रकार के कोई ऑपरेटिंग सिस्टम का टाइप्स होता है, ठीक है, अगर देखने को मिल जाए, तो अगर पूछ दिया जाए आपको कि बैच ऑपरेटिंग सिस्टम, टाइम शेयरिंग का ऑपरेटिंग सिस्टम भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम का प्रकार होता है, ठीक है, कथन कारण में इसको देकर पूछा जा सकता है, तो ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन कथन कारण वाले बन सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें, प्रिंटर से क्वेश्चन बनता है, ठीक है, प्रिंटर से, तो इसमें अगर हम बात करें इंकजेट प्रिंटर और लेजर प्रिंटर, बेसिकली दोनों में अंतर क्या है। इंकजेट प्रिंटर में जो कार्ट्रिज लगा होता है, ठीक है, इसमें क्या लगा होता है, इंकजेट प्रिंटर में जो है कार्ट्रिज लगा होता है, कार्ट्रिज, ठीक है, कार्ट्रिज लगा होता है, ठीक है। लेजर प्रिंटर में क्या होता है, टोनर होता है, ठीक है, याद रखिए क्या होता है, टोनर, दोनों में अंतर है। कार्ट्रिज में क्या होता है, लिक्विड होता है, इसमें जो इंक होगा किस फॉर्म में रहेगा, लिक्विड फॉर्म में रहेगा, ठीक है। इसमें टोनर में जो इंक होगा, है ना, जो ये पाउडर फॉर्म में होगा, क्या फॉर्म में होगा, पाउडर फॉर्म में होगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है, दोनों में ये अंतर है, ठीक। अब इसकी प्रिंटिंग स्पीड भी पूछा जाता है, तो प्रिंटिंग स्पीड होता है इसका पेज पर मिनट, मतलब लेजर प्रिंटर
और इंकजेट प्रिंटर, पेज पर मिनट मतलब 1 मिनट में, ठीक है, जो ये प्रिंट करता है पेज को, ठीक है, तो पेज पर मिनट में इसको मापा जाता है, ठीक है, पेजेस पर मिनट। लाइन पर मिनट होता है एलपीएम, मतलब 1 मिनट में लाइन जितना वो छापता है, लाइन पर मिनट। सीपीएस वर्ड या कैरेक्टर पर सेकंड, है ना, सीपीएस कैरेक्टर पर सेकंड, मतलब 1 सेकंड में जितना कैरेक्टर वो छापता है उसको कैरेक्टर पर सेकंड बोलते हैं, ठीक है। इसका सबसे अच्छा उदाहरण है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर, ध्यान रखिएगा। और लाइन पर मिनट वाले का उदाहरण है लाइन प्रिंटर, ठीक है। उसके बाद वर्ड पर मिनट होता है, ये होता है अपना जो टाइपिंग करते हैं हम लोग, ठीक है, हमारा जो स्पीड होता है उसको किस में मापते हैं, वर्ड पर मिनट। अब टाइपिंग टेस्ट जब देते होंगे, ठीक है, या सुने होंगे या पढ़े होंगे, विज्ञापन जब आता है तो उसमें लिखा होता है कि आपका क्या लिया जाएगा, कंप्यूटर टेस्ट लिखा जाए तो 150 वर्ड 200 वर्ड जो भी रहता होगा, वर्ड पर मिनट लिखा रहता है, ठीक है। तो इसको पर्सन टाइपिंग स्पीड होता है ना, याद रखिएगा, ठीक, वर्ड पर मिनट। एएलयू, अब कंप्यूटर का जो हार्डवेयर है वहाँ से भी क्वेश्चन बनता है एएलयू। तो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है इसका फुल फॉर्म। ये अर्थमेटिकल नहीं होता, ध्यान रखिएगा, अर्थमेटिक होता है, ठीक है। इस चीज़ में बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, ये क्या होता है, अर्थमेटिक होता है, ना कि मैटिकल। अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है, इसका मतलब है अर्थमेटिक नाम से ही समझ आता है गणितीय, ये होता है गणित। अर्थमेटिक मतलब आप जानते हैं गणितीय क्रियाएं। लॉजिक मतलब तार्किक, क्या होता है, तार्किक, इसे नाम से ही समझ आ रहा है। इसमें क्या होगा, गणितीय क्रिया होगा और तार्किक। तार्किक कहने का मतलब जैसे बड़ा छोटा, ठीक है, लेस देन ग्रेटर देन जिसको बोलते हैं ना, ये सब क्या है, तार्किक के अंतर आता है। जोड़ घटाव गुना भाग ये सब किसके अंतर्गत आता है, ये आता है गणित के अंतर्गत, ठीक है। तो इसमें गणितीय जो है गणना है, और तार्किक जो संचालन होता है किसमें होता है, एएलयू में होता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद सीयू, सीयू का मतलब होता है कंट्रोल यूनिट। सीयू का मतलब क्या होता है, कंट्रोल यूनिट होता है। कंट्रोल यूनिट मतलब नाम से ही समझ आ रहा है, कंप्यूटर का जितना भी प्रोसेस है सबको कंट्रोल करने का काम कौन करता है, ये कंट्रोल यूनिट करता है। तो कंप्यूटर के कार्यों को निर्देशित और समन्वित करने का काम कौन करता है, ये सीयू करता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एमयू होता है। एमयू का मतलब होता है मेमोरी यूनिट, मतलब ये क्या करता है, जितना भी आपका डेटा है, इंस्ट्रक्शन है जो कंप्यूटर में आप देते हैं, सबको स्टोरेज का काम ये करता है। मेमोरी से नाम से ही समझ आ रहा है कि बेसिकली इसका काम क्या होगा, कि ये जो है स्टोरेज का काम करेगा, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं गूगल, ठीक है। आपको बताया ना सर्च इंजन से क्वेश्चन बनता है। तो देखिए अभी ये एक पेपर का एनालिसिस है, कहाँ-कहाँ से क्वेश्चन आया है। अभी 2 आपको सर्च इंजन से क्वेश्चन दिख गया। एक क्वेश्चन दिखा कौन-सा आपका अल्टा विस्टा, ठीक है, ये भी सर्च इंजन था, यहाँ से क्वेश्चन बना। मैं आप देख लेना क्वेश्चन पेपर उठा के, है ना? मैं बोल सकता हूँ 80% जब भी सर्च इंजन से क्वेश्चन बनेगा, अल्टा विस्टा का नाम रहेगा ही रहेगा। ठीक है, अल्टा विस्टा का नाम रहेगा ही रहेगा, ठीक है। आप उठा के देखना क्वेश्चन पेपर। उसके बाद अगर हम बात करें गूगल का, तो गूगल भी एक सर्च इंजन है, आप जानते हैं। बहुत आयत में इसका उपयोग हम करते हैं। इसको बैकरप के नाम से जाना जाता था पहले, जब इसको लॉन्च किया गया था, तो इसको बैकरप के नाम से लॉन्च किया गया था, ठीक है। उसके बाद में इसका नाम चेंज कर दिया गया और इसको गूगल के नाम से जाना गया, ठीक है। तो द ओनर ऑफ द सर्च इंजन इज़ कौन है? अल्फाबेट इंक, ठीक है। एक कंपनी है अल्फाबेट इंक, गूगल का खुद कंपनी नहीं है, गूगल एक कंपनी नहीं है। अल्फाबेट इंक के अंतर्गत आता है गूगल, ठीक है। और अल्फाबेट इंक और गूगल का सीईओ कौन है? सुंदर पिचाई, वर्तमान समय में, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो ओनर कौन है इसका गूगल का? तो गूगल का ओनर है अल्फाबेट इंक, ध्यान रखिएगा, ठीक है। द फाउंडर लेरी पेज और सर्गी ब्रेन है, इसको बनाने वाले कौन थे? लेरी पेज और सर्गी ब्रेन, ठीक है। 4 सितंबर 1998 को इसको बनाया गया था, इस बात को ध्यान रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 1996 में इसको ना गूगल को सबसे पहले टेस्ट किया गया था, लॉन्च किया गया था, ठीक है। तो बैकरब नाम से उसको लॉन्च किया गया था, ध्यान रखिएगा, बैकरब नाम से, ठीक है। उसके बाद 4 सितंबर 1998 को पब्लिकली सबके सामने और सबके लिए इसको लॉन्च किया गया, तब इसको गूगल नाम दिया गया, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद इसका सीईओ वगैरह आपको बता दिया है ना, ध्यान रखिएगा। उसके बाद अमेज़न, अमेज़न आप जानते हैं मल्टीनेशनल कंपनी, बहुत आयात में भी यूज़ होता है। फ्लिपकार्ट और अमेज़न, ये 2 क्या है आपका, जो अपन शॉपिंग वाला जो कंपनी है, ठीक है, जहाँ से अपन जो है क्या कर सकते हैं, ऑनलाइन शॉपिंग वगैरह करते हैं, ठीक है। तो अमेज़न अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी है, ये याद रखिएगा। इसके बोल सकते हैं कहाँ की कंपनी है, तो ये है अमेरिकन मल्टीनेशनल टेक्नोलॉजी कंपनी, ठीक है। तो फाउंडेड ऑन 5 जुलाई 1994 को इसको स्थापना किया गया इसका, ठीक है, किसके द्वारा? तो जेफ बेजोस, है ना, ठीक है। ई-कॉमर्स है, ठीक है, क्लाउड कंप्यूटिंग करता है। अभी इसका एडब्ल्यूएस बहुत चलता है। एडब्ल्यूएस कहने का मतलब है अमेज़न वेब सर्विस, ठीक है, ये वीडियो वगैरह भी प्रोवाइड कराता है। डिजिटल स्ट्रीमिंग और एआई का यूज़ भी करवाता है, इसका खुद का एआई है, ठीक है, ध्यान रखिएगा। उसके बाद हेडक्वार्टर वाशिंगटन में है
और इसका सीईओ है वर्तमान में एंडी जेसी, याद रखिएगा इसका सीईओ कौन है वर्तमान में, एंडी जेसी। तो अमेज़न से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक है। तो यहाँ इस पॉइंट को ध्यान रखिएगा, अमेज़न से अगर क्वेश्चन पूछा जाएगा, मेरे को लग रहा है कि इस पॉइंट से क्वेश्चन आएगा, यहाँ से, ठीक है। बाकी स्थापना वगैरह से नहीं आएगा, यहाँ से क्वेश्चन आएगा, ठीक है। कि अमेज़न निम्न में से कौन-कौन सी सर्विसेज़ है वो प्रोवाइड करता है, तो एक ई-कॉमर्स सर्विस है, क्लाउड कंप्यूटिंग की सर्विस है, ठीक है। इसका अभी अमेज़न प्राइम चलता है, वेब सीरीज़ वगैरह, प्राइम वीडियो वगैरह, ठीक है। एडब्ल्यूएस अमेज़न वेब सीरीज़, डिजिटल स्ट्रीमिंग एंड एआई, ठीक है। इसका एआई का नाम आप सर्च करके जो है याद रखिएगा, पूछा जा सकता है, ठीक है। मैं हो सकता है तो कल की क्लास में बता दूँगा, ठीक है। हेडक्वार्टर वाशिंगटन बताया और सीईओ कौन है, एंडी जेसी, ध्यान रखिएगा। उसके बाद माइक्रोसॉफ्ट, ठीक है। तो माइक्रोसॉफ्ट के बारे में भी पूछा जाएगा क्योंकि इसका बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं, ठीक है। तो स्थापना कब होता है, तो 4 अप्रैल 1975 को बिल गेट्स एंड पॉल एलन के द्वारा स्थापना की गई थी। ध्यान रखिएगा, बिल गेट्स और पॉल एलन के द्वारा। मुख्यालय कहाँ है, तो इसका भी मुख्यालय है वाशिंगटन, यूएसए में, ठीक है। ऑपरेटिंग सिस्टम, तो आप जानते हैं एमएस डॉस विंडो के नाम से ये ऑपरेटिंग सिस्टम चलाता था। डॉस सबसे पहले आया था, ठीक है। डॉस मतलब होता है डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। और ये कमांड से चलता था, कमांड से मतलब हर चीज़ के लिए आपको कमांड याद रखना पड़ता था, ठीक है। तो इतना ऑपरेट करना इतना सरल नहीं था। उसके बाद विंडोज संस्करण आया, विंडोज संस्करण आने के बाद लोगों के लिए आसान हो गया, ठीक है। तो एमएस डॉस सबसे पहले आया था 1985 में, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। उसके बाद जो है एमएस ऑफिस आया 1998 में। एमएस ऑफिस के आने के बाद जो कंप्यूटर है बहुत ज़्यादा यूज़फुल हुआ, ठीक है, लोगों का कार्य जो है बहुत आसान हो गया। उसके बाद एमएस एक्सेस है जो डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम का काम करता है, ठीक है, डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है, ठीक है, क्लाउड का सर्विस देता है, ठीक है। इसका क्लाउड सर्विस का नाम याद रखेंगे एज्योर, तो क्लाउड सर्विस का क्या नाम क्या है, एज्योर, ध्यान रखिएगा बहुत इंपॉर्टेंट है। तो माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस का नाम है एज्योर, एज्योर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखिएगा, ठीक है। क्योंकि ये सब नाम आपको याद नहीं होता और इसी सबसे क्वेश्चन बनेगा। अगर उसको टफ करना है तो क्लाउड सर्विस को पूछेगा, माइक्रोसॉफ्ट का क्लाउड सर्विस का नाम क्या है, एज्योर, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक। चलिए, तो यहाँ से क्वेश्चन बनेगा अगर बनना होगा तो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो देखो एप्पल के बारे में, तो अभी आपको बताया माइक्रोसॉफ्ट, एक है एप्पल। 2 का नाम आप बहुतायत में सुने होंगे अभी, ठीक है। अब विंडो या तो आपके पास विंडो लैपटॉप होगा या कंप्यूटर होगा, या तो एप्पल का मैक होगा, ठीक है। तो ये दोनों ही प्रचलन में है, ठीक। तो एप्पल एप्पल की स्थापना हुआ था 1 अप्रैल 1976 को, ठीक है। इसका स्थापना कब हुआ था, 4 अप्रैल को। माइक्रोसॉफ्ट का 4 अप्रैल 1975 को हुआ था, ठीक है। जस्ट उसके 1 साल बाद, लगभग करेक्ट 1 साल बाद 1 अप्रैल 1976 को एप्पल आता है, ठीक है। पहले माइक्रोसॉफ्ट आया, फिर उसका पीछे-पीछे आया एप्पल। तो आपका ईयर भी सेम, मतलब ईयर 1 साल बाद, और आपका जो मंथ है वो सेम है, ठीक है। उसमें 4 अप्रैल है, इसमें 1 अप्रैल, ध्यान रखिएगा। संस्थापक कौन है, तो स्टीव जॉब्स, स्टीव वोज़नियाक और रोनाल्ड वेन, ठीक है। ये 3 व्यक्ति का नाम याद रखेंगे। मुख्यालय कहाँ है इसका, तो मुख्यालय है कैलिफोर्निया। इसका मुख्यालय कहाँ है, तो मुख्यालय है इसका कैलिफोर्निया में, ठीक है। इसका सीईओ कौन है, तो टीम कुक इसका सीईओ है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद प्रोडक्ट क्या-क्या बनाता है, तो ये आईओएस बनाता है, आईफ़ोन बनाता है, उसमें ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है आईओएस। ये मैक का जो है आपका लैपटॉप बनाता है, इसमें मैक ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है। आईपैड बनाता है, इसमें आईपैड का ऑपरेटिंग सिस्टम चलता है, ठीक है। उसके बाद एक क्वेश्चन बनता है, आप जानते हैं एंटीवायरस, ठीक है। एंटीवायरस से क्वेश्चन बनेगा ही बनेगा, अगर आना होगा तो यहाँ से क्वेश्चन पूछता है। एंटीवायरस क्या होता है, तो जो आपके कंप्यूटर का जितना भी मालवेयर वगैरह है, ठीक है, जो बैड सॉफ्टवेयर होता है, बैड जो प्रोग्राम होता है उसको हटाने का काम करता है एक प्रकार से, ठीक है, वही क्या होता है, एंटीवायरस होता है, ठीक है। तो ये जो है आपका मालवेयर वगैरह को हटाने का काम करता है, याद रखिएगा। तो इसमें एंटीवायरस का नाम पूछा जा सकता है, तो देखो एंटीवायरस का जब भी नाम पूछा गया है उसमें एक बिट डिफेंडर, एक है नेट प्रोटेक्टर, नॉर्टन, अवेस्ट, ये 4 का नाम आपको बहुत ज़्यादा देखने को मिलेगा। कौन-कौन सा? एक बिट डिफेंडर देखने को मिलेगा, नॉर्टन देखने को मिलेगा, अवेस्ट देखने को मिलेगा और एक है एनपीएवी मतलब नेट प्रोटेक्टर देखने को मिलेगा। ये 4 नाम ज़्यादा से ज़्यादा देखने को मिलेगा, तो चारों का हो सकता है तो आप डिटेल भी पढ़ लेना, बट मैं समझता हूँ डिटेल मैं पढ़ा भी दूँगा, उसका दिक्कत नहीं है, आगामी वीडियो में आ भी जाएगा, ठीक है। तो बिट डिफेंडर और kasper स्पाई, इसको याद रखना, kasper स्काई, नॉर्टन, मैकफी, एवीजी और क्विक हिल और पांडा क्लाउड और एनपीएवी। इतना एंटीवायरस का नाम आपको याद रखना है, इतना इंपॉर्टेंट है। यहीं से क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है, तो जो क्वेश्चन बार-बार पूछा गया है उसको मैं लिख दिया हूँ। तो इतना एंटीवायरस कम से कम आपको याद होना चाहिए, ठीक है। सबसे पहले वायरस कब खोजा गया था, तो 1971 में क्रीपर नाम का वायरस सबसे पहले पाया गया था, ठीक है। एंटीवायरस बनाया गया रे टॉमलिंसन के द्वारा, ठीक है। फर्स्ट एंटीवायरस का नाम था द रीपर, क्या था,
द रिपर जो है फर्स्ट एंटीवायरस का नाम है, रॉ टॉमलिंसन के द्वारा इसको बनाया गया था, ध्यान रखिएगा, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से भी क्वेश्चन बनता है, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें तो गूगल अकाउंट मोस्ट इंपॉर्टेंट, सबसे ज़्यादा अगर इंपॉर्टेंट है तो ये है गूगल अकाउंट। गूगल अकाउंट कैसे बनाया जाता है, कई बार क्वेश्चन पूछा गया है। गूगल अकाउंट के है ना बनाने का प्रोसेस पूरा पूछा जाता है। उसके बाद ईमेल है, ईमेल बनाने का प्रोसेस पूरा पूछा जाता है। और ये जो है ईमेल बनाने का और गूगल अकाउंट बनाने का, है ना, गूगल अकाउंट एक अलग चीज़ है, जीमेल या ईमेल बोलूँ ये अलग चीज़ है, ठीक है। गूगल अकाउंट अलग बनता है, जीमेल और ईमेल अलग बनता है, ध्यान रखिएगा, ठीक है। तो दोनों का अलग-अलग महत्व है, ध्यान रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर आप देखेंगे, ठीक है, अगर आप देखेंगे तो अभी हॉस्टल वार्डन एग्ज़ाम हो, चाहे एचईएलटी एग्ज़ाम हो, हॉस्टल एग्ज़ाम का जो क्वेश्चन था उठा के कंप्यूटर का जी ईमेल बनाने वाला, पूछा गया था एचईएलटी में, ठीक है? सेम टू सेम था, क्वेश्चन का लाइन बाय लाइन पूछा गया था, ठीक है? तो गूगल अकाउंट कैसे बनाया जाता है? तो गूगल पे अपन एक साइन अप पेज आता है, उस पर अपन क्या करेंगे, साइन अप करेंगे, ठीक है? साइन अप करने के बाद अपना व्यक्तिगत डिटेल डालेंगे सबसे पहले, है ना? सबसे पहले तो अपन गूगल में जाएँगे, फिर गूगल अकाउंट बनाने के लिए साइन अप पेज आएगा, फिर उसके बाद व्यक्तिगत डिटेल डालेंगे, फिर एक पासवर्ड डालेंगे, पासवर्ड डालने के बाद गूगल का जो नियम शर्त है उसको क्लिक करेंगे, उसके बाद जो है अपना फ़ोन नंबर डाल के, ठीक है, अपना वेरीफ़ाई करेंगे, पासवर्ड आएगा, ओटीपी आएगा उसमें, फिर वेरीफ़ाई करने के बाद हमारा गूगल अकाउंट बन जाएगा। इसमें प्रोसेस जो है बहुत सरल है, इसे प्रोसेस बहुत सरल है, ध्यान रखिएगा, ठीक है? तो गूगल अकाउंट में कुछ नहीं है, आपका साइन अप होता है, व्यक्तिगत डिटेल डालते हैं, पासवर्ड डालते हैं और नियम और शर्तों को पढ़ते हैं और क्लिक करते हैं, ओके दबा देते हैं। उसके बाद फ़ोन नंबर में ओटीपी आता है, ओटीपी आने के बाद आपका गूगल अकाउंट बन जाता है। यहाँ तक हो गई बात। उसके बाद आपके बताया सर्च इंजन में कई बार पूछा जाता है जिसमें गूगल है, बिंग है, याहू है, आस्क डॉट कॉम है, बायडू है और डकडकगो। डकडकगो जो है चीन का है, ध्यान रखिएगा। डकडकगो क्या है? चीन का है, ठीक है। तो इतना सर्च इंजन आपको याद होना चाहिए, ठीक है। उसके बाद सर्च इंजन कैसे काम करता है इसको भी पूछा जाता है। तो सर्च इंजन जो है क्रॉलिंग के ऊपर काम करता है। क्रॉलिंग, क्रॉलिंग के बाद इंडेक्सिंग, इंडेक्सिंग के बाद रैंकिंग और रिजल्ट। तो सबसे पहले क्या करता है, ये पेजों को ढूँढता है। क्रॉलिंग का मतलब होता है कि पेजों को ढूँढना, उसको अपडेट करना। उसके बाद जो है उनका इंडेक्शन कर मतलब इंडेक्स बनाना, मतलब वो सब पेजों को जमाना, व्यवस्थित करना। उसके बाद रैंकिंग करना, उसके बाद जो है रिजल्ट आपको जो है शो करना। ये सेकंडों में होता है ये सब काम, पूरा सेकंड में। अब जैसे ही सर्च करते हैं तुरंत आपको दिख जाता है, मतलब माइक्रो सेकंड में चलता है ये सब काम, ये बहुत स्पीड से। तो 3 स्टेप होता है इसमें, ध्यान रखिएगा सर्च इंजन में, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग एंड रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? यहाँ पूछा जा सकता है क्वेश्चन, ठीक है? सर्च इंजन कैसे काम करता है? तो सर्च इंजन जो है 3 स्टेज में काम करता है, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और रैंकिंग एंड रिजल्ट, ध्यान रखिएगा, ठीक है? उसके बाद अगर हम बात करें लाइकोस, लाइकोस भी एक सर्च इंजन है। सर्च इंजन में यही लिख लेना आप, गूगल, बिंग, याहू, ask.com, बायडू और डकडकगो। लाइकोस एक सर्च इंजन है। मामा, मतलब ये देखो, ये मामा भी एक सर्च इंजन है जो मेटा सर्च इंजन के अंतर्गत आता है, ध्यान रखिएगा। इसको मामा को क्या बोलते हैं? मेटा सर्च इंजन कहते हैं, ध्यान रखना, ठीक है? मेटा सर्च इंजन बहुत इंपॉर्टेंट है, मेटा सर्च इंजन, ठीक है? तो इसको नाम को आप याद रख सकते हैं। उसके बाद अगर हम बात करें रेड हैट, तो ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है ये। रेड हैट क्या है? ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर, आपको बताया था लिनक्स जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ठीक है? उसके बाद ईमेल। अब यहाँ से क्वेश्चन कई बार बना है ईमेल बनाने का या ईमेल अकाउंट खोलने का स्टेप, ठीक है? तो सबसे पहले इंटरनेट ब्राउज़र में जो है हम क्या करते हैं, जीमेल वेबसाइट को ओपन करते हैं, फिर अपना अकाउंट जो है क्रिएट अकाउंट पर जाते हैं। क्रिएट अकाउंट पर जाने के बाद अपना पहला नाम और अंतिम नाम को सबसे पहले भरते हैं, ध्यान रखिएगा। इसमें पहला नाम और अंतिम नाम को सबसे पहले भरा जाता है, उसके बाद बाकी जानकारी भरा जाता है, ठीक है? ऐसा नहीं है पहले नाम उसके बाद पूरा जानकारी फिर अंतिम नाम, ऐसा नहीं है। केवल शुरुआत में जो पेज आएगा, पेज खुलेगा, उसमें पहले नाम और अंतिम नाम, उसके बाद जो है अन्य जानकारी इसमें भरा जाता है। उसके बाद एक यूज़र नेम आपको चॉइस करना होता है। आप जो नाम भरे हो, पहले नाम और दूसरे नाम, उसके आधार पर यूज़र नेम सेलेक्ट करने का 3-4 ऑप्शन देगा वो, ठीक है? जैसे मान लो आपका नाम है, मान लो XYZ, ठीक है? आपका ये नाम हो गया, ठीक है? और आपका क्या हो गया? आपका जो सरनेम है, ये सरनेम है, ठीक है? आपका सरनेम है मान लो ABAB, आपका सरनेम है ABAB। अब यूज़र नेम का ऑप्शन आएगा, यूज़र नेम के ऑप्शन में क्या होगा? यूज़र नेम के ऑप्शन में होगा, आपको देगा XYZABAB, है ना? ABAB डॉट एट द रेट gmail.com। उसके बाद XYZ005 AB एट द रेट gmail.com। इस टाइप से 4-5 वो ऑप्शन आपको देगा। क्यों देगा ऐसा? मान लो XYZ ABAB नाम से कोई भी ईमेल अकाउंट नहीं है, तो वो xyzabab@gmail.com देगा, ठीक है? एक चीज़ समझना, अगर ऑलरेडी एग्ज़िस्ट करता है उस नाम का जीमेल अकाउंट, तो उसमें वो नंबर लगा के देगा, ठीक है? आपका हो सकता है डेट ऑफ बर्थ को लगा के दे देगा, तो वो आपको पूछेगा आप निम्न में से
कौन सा यूजर नेम रखना पसंद करेंगे। तो आप एक यूजर नेम चुनेंगे, ठीक है। यूजर नेम चुनने के बाद फिर उसका एक पासवर्ड आप बनाएंगे, ठीक है। क्या बनाएंगे? पासवर्ड आप बनाएंगे। पासवर्ड बनाने के बाद, ठीक है, आप एक रिकवरी ईमेल पूछेगा। रिकवरी ईमेल इसलिए पूछा जाता है, जैसे भविष्य में मान लो आप अपना ईमेल आईडी भूल गए, है ना, ईमेल आईडी का पासवर्ड भूल गए, रीसेट करना है, या हो सकता है ईमेल आईडी को भूल गए, तो रिकवरी ईमेल डालने का फायदा ये होता है कि उसमें जो है आप अपना अकाउंट की जानकारी जान सकते हैं, ठीक है। उस नंबर को मतलब उसमें पासवर्ड को जान करके, ठीक है, उसी ईमेल में आएगा, किसी का ईमेल आप डालेंगे तो, ठीक है। अगर आपका ऑलरेडी ईमेल है तो, नहीं है तो इसको स्किप करने का ऑप्शन भी आता है, इसको स्किप करने का ऑप्शन भी आता है, ठीक है। तो ये नेसेसरी नहीं है, एक चीज जहां लिखा हूं मैं स्किप, तो ये जरूरी नहीं है। उसके बाद फ़ोन नंबर जोड़े, इसको भी स्किप करने का ऑप्शन आता है, ये भी स्किप कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कि फ़ोन नंबर जोड़ना चाहिए, है ना, और आपके ईमेल अकाउंट को जो है सिक्योर करना चाहिए, हर बार ओटीपी आए तब वो खुलना चाहिए, तो आप उसके लिए फ़ोन नंबर डाल सकते हैं। ओटीपी ऑप्शन ऑथेंटिकेशन जो है आप जो है चालू कर सकते हैं, ठीक है। तो इस कारण स्किप भी किया जा सकता है। जीमेल अकाउंट जो है अब तैयार हो गया है आपका, ठीक है। आप उसको एक बार अंतिम रूप से पढ़ेंगे कि जो भी जानकारी आप भरे हैं, सही भरे हैं कि नहीं भरे हैं। अगर किसी प्रकार का सुधार करना है तो अभी आप कर सकते हैं, जब तक आप जो है टर्म्स एंड कंडीशन को आप जो है एग्री नहीं करे हैं, ठीक है। जैसे ही आप टर्म्स एंड कंडीशन को आप अग्री करते हैं, उसके बाद इसमें कोई भी फेरबदल आप नहीं कर सकते, ठीक है। बाद में अपना नाम आप चेंज कर सकते हैं, नाम चेंज करने में दिक्कत नहीं है, नाम चेंज कर सकते हैं आप, ठीक है, लेकिन आपका ईमेल आईडी कभी चेंज नहीं होगा। एक बार ईमेल आईडी बन गया, वो चेंज नहीं होगा। टर्म्स एंड कंडीशन को पढ़ने से पहले, अग्री करने से पहले आप जो है उसमें सुधार कर सकते हैं, उसके बाद सुधार नहीं हो सकता, ठीक है। तो प्राइवेसी एंड टर्म्स को आप जो है अग्री करने के बाद जो है आपका ईमेल अकाउंट जो है ओपन हो जाता है। अब ईमेल अकाउंट तो आप ओपन कर लिए, तो ईमेल का काम क्या करेंगे? ईमेल से आप मेल भेजेंगे किसी को, तो मेल भेजने के लिए कुछ-कुछ शब्दावली है, और शब्दावली को आपको याद करना पड़ेगा, ठीक, मतलब याद रखना पड़ेगा कि इसमें क्या होता है, क्योंकि इस शब्दावली से क्वेश्चन बनता है, इसलिए आपको याद रखना है। एक होता है टू, टू सबसे पहले दिखेगा, तो टू में क्या करते हैं, जिस व्यक्ति को ईमेल आपको करना है, उस व्यक्ति का ईमेल आपके पास होना चाहिए, तो टू में जो है आप उस व्यक्ति का क्या डालेंगे, ईमेल एड्रेस को डालेंगे, बात समझ आए। उसके बाद होता है सीसी, सीसी में क्या करेंगे, मतलब अन्य किसी और व्यक्ति को उसी ईमेल को भेजना है, ठीक है, अन्य किसी व्यक्ति को उसी ईमेल को और भेजना है। मान लो आपको कोई, मान लो पीडीएफ भेजना है आपको किसी को, ठीक है, आप चाहते हो उस पीडीएफ को 10 व्यक्ति को आप सेंड करें, तो आप दसों के दसों व्यक्ति को जो है टू में भी रख सकते हैं, या किसी एक व्यक्ति को टू में रख के बाकी को आप सीसी में भी रख सकते हैं। सीसी मतलब कार्बन कॉपी, मतलब जैसा मैं मेल टू वाले को भेज रहा हूँ, टू में जो ईमेल एड्रेस गया है, वैसी जो पीडीएफ है ना, या जो भी मेल है, वो बाकी को भी जाए, तो उसके लिए आप क्या कर देंगे, सीसी में जाएंगे। सीसी में अगर आप सभी व्यक्ति का ईमेल एड्रेस लिखते हैं, तो क्या होगा कि आप किसको किसको उस मेल को भेजे हैं, वो हर एक दूसरे को दिखेगा, वो हर एक दूसरे को दिखेगा। बात समझ आएगा, ठीक है। तो इसमें उन लोगों का ईमेल डाला जाता है जिन्हें आप जानकारी देना चाहते हैं, लेकिन वे प्राथमिक जो है प्राप्तकर्ता नहीं होते। प्राथमिक प्राप्तकर्ता किसमें आते हैं, हमेशा टू में आते हैं, ठीक है। मतलब एक मेन व्यक्ति है जिसको आपको भेजना जरूरी है, उसके साथ साथ उसके असिस्टेंट वगैरह को भी भेजना है, या अन्य लोगों को भी भेजना है, तो सीसी में आप लगा के भेज सकते हैं, ठीक है। उसके बाद टू एवं सीसी दोनों फील्ड में एक ही ईमेल एड्रेस डाला जा सकता है, ध्यान रखिएगा। इसको एग्जाम में पूछा गया था, बहुत लोग इसको नहीं लगा के आए थे, ठीक है, इस कारण ये गलत हुआ था, ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो टू एवं सीसी दोनों फील्ड में एक ही ईमेल एड्रेस डाला जा सकता है, इसको कोर्ट में पूछा गया था, ध्यान रखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तो टू और सीसी में एक ही ईमेल एड्रेस डाला जा सकता है। हालांकि जो है टेक्निकल रूप से ऐसा नहीं करते हम लोग, बट जो ईमेल में जो सुविधा है आप डाल के देख लीजिएगा, दोनों डलता है और प्रॉपर ईमेल पहुंचता है। इस चीज को मैं टेस्ट भी किया हूँ, होता है ऐसा, ठीक है, आप करके देखिए, ठीक है, तो आपको समझ आ जाएगा। तो टू और सीसी दोनों फील्ड में एक ही ईमेल एड्रेस डाला जा सकता है भाई, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो ये चीज इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। हालांकि हम ऐसा नहीं करते, या तो टू में लिख देते हैं या तो सीसी में लिख देते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बीसीसी का मतलब क्या होता है, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। एक टू में किसी मेन व्यक्ति का ईमेल एड्रेस डाल दिया जिसको भेजना है, उसके साथ साथ उसके जो क्लाइंट और है 4-5 उसको भी भेजना है आपको, ठीक है। तो आप बीसीसी में अगर लिखते हैं, तो बीसीसी में लिखने से क्या होगा, ईमेल एड्रेस को इसमें एक दूसरे को नहीं पता चलेगा कि आप उस मेल को किसको किसको और भेजे हैं। मान लो 10 लोगों को और भेजना उसी मेल को, तो वो पता नहीं चलेगा कि आप पहले भी इस मेल को किसको किसको भेजे थे, ठीक है। तो बीसीसी मतलब होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, सीसी का मतलब होता है कार्बन कॉपी, ठीक है। ब्लाइंड मतलब अंधा, आपको समझ आ रहा है, मतलब जो दिखेगा नहीं, ठीक है, नाम से ही समझ आ रहा है। तो इस फील्ड में आप प्राप्तकर्ता का ईमेल एड्रेस टू और सीसी
कार्यकर्ताओं को दिखाई नहीं देता, इसे गोपनीयता बनी जो है रहती है, ठीक है। इसको गोपनीयता बनाए रखने के लिए ऐसा कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद सब्जेक्ट क्या होता है, आपको जो ईमेल एड्रेस आप भेज रहे हो उसका एक सब्जेक्ट होगा कि वो ईमेल एड्रेस किस लिए भेजा जा रहा है ना, किस चीज़ का वो ईमेल है, ठीक है। कौन सा पीडीएफ आप भेज रहे हो, कौन सा नोट्स आप भेज रहे हो, तो ईमेल के विषय से संक्षिप्त यहाँ लिखा जाता है कि किस प्रकार का ईमेल आप भेजे हो, उसके बारे में थोड़ा सा विवरण वहाँ दिया जाता है, ठीक है। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इसको पूछा जाता है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्पैम, स्पैम क्या होता है, ठीक है, याद रखिएगा। तो जिन ईमेल को आप ब्लॉक कर दिए हैं या जो अवांछित ईमेल होता है, जो प्रमोशनल ईमेल होता है, जो ज़बरदस्ती आता है, आप नहीं चाहते फिर भी आता है, उसको बोलते हैं आपका स्पैम ईमेल, ठीक है, ध्यान रखिएगा। और उसके बाद ड्राफ्ट क्या होते हैं, मान लो कोई किसी को आप मेल भेजना चाह रहे हैं और फिर आपका मन नहीं किया, फिर हटा दिए, तो जो मेल आपका सेव रहेगा उसी को बोलते हैं ड्राफ्ट। तो अधूरे या सहेजे गए ईमेल को क्या बोलते हैं, अपन बोलते हैं ड्राफ्ट, ठीक है। इनबॉक्स क्या होता है, यहाँ ईमेल आपको प्राप्त होगा, उसको बोलते हैं इनबॉक्स, ठीक है। उसके बाद सर्च ऑपरेटर क्या होता है, तो ये एक विशेष कमांड होता है, ध्यान रखिएगा, ईमेल में ही एक टर्म्स है सर्च ऑपरेटर। सर्च ऑपरेटर क्या होगा, ये विशेष कमांड होते हैं जहां प्राप्त होने वाले ईमेल जो है दिखाई देते हैं, ध्यान रखिएगा, ठीक है। उसके बाद एक होता है स्मार्ट कंपोज। स्मार्ट कंपोज मतलब अब एआई का जमाना है ना, एआई का जनरेशन चल रहा है, तो उसमें क्या होता है कि आप जैसे टाइपिंग करते जाते हैं, तो आप जैसे कुछ वर्ड लिखे तो आगे का सेंटेंस ऑटोमेटिक एआई जो है लिख देगा, सजेस्ट करेगा कि आपको क्या इस प्रकार से लिखना है, आपको इस प्रकार से लिखना है, वो सजेस्ट करेगा। उसको बोलते हैं एआई आधारित सुविधा है, जो ईमेल टाइप करने के समय सुझाव अपना ये प्रेस करती है, ठीक है। अंडू सेंड, अंडू सेंड क्या होता है, मतलब आप किसी को ईमेल एड्रेस भेजे, ईमेल आप भेज दिए और आपको लगता है कि ईमेल में कोई गलती है, तो आप चाहते हैं कि उसको मैं मेरे को नहीं भेजना है, तो 3 से 5 सेकंड के अंदर आप उसको कैंसल कर सकते हैं, मतलब आप जो है ईमेल को अपना वापस बुला सकते हैं 5 से 30 सेकंड के अंदर, ध्यान रखिएगा, ठीक है। आधा मिनट के अंतर्गत ये अगर काम करेंगे तो अंडू हो जाएगा वो, ठीक है, अंडू सेंड, ठीक है। तो इस प्रकार से कुछ-कुछ बातें जिसको आपको ध्यान रखना है। ईमेल, खासकर ईमेल और जीमेल बोलो चाहे ईमेल बोलो, मतलब एक ही है। और उसके बाद गूगल अकाउंट में ध्यान रखना है। उसके बाद जो है कंप्यूटर की मेमोरी के बारे में थोड़ा-सा बात कर लेते हैं। मेमोरी, है ना, इकाई। तो बीट क्या होता है, कंप्यूटर मेमोरी की सबसे छोटी इकाई होती है बीट, ठीक है। 4 बिट बराबर 1 निबल, है ना? 1 निबल बराबर 4 बिट, 1 निबल बराबर 4 बिट, ठीक है? मतलब 1 निबल जो है 4 बिट के बराबर है। 1 बाइट मतलब 8 बिट के बराबर है या 2 निबल के बराबर है, ठीक है? 1 किलोबाइट 1024 बाइट के बराबर होता है। 1 मेगाबाइट जो है 1024 केबी, 1 गीगाबाइट 1024 एमबी, 1 टेराबाइट 1024 जीबी, 1 पेटाबाइट 1024 टीबी, 1 एक्साबाइट 1024 पीबी, 1 जेटाबाइट 1024 आपका ये होता है एक्साबाइट, 1 योटाबाइट 1024 जेटाबाइट, ठीक है? 1 ब्रोंटोबाइट 1024 यट्टाबाइट और 1 जियो बराबर होता है वो 1024 ब्रोंटोबाइट, ठीक है? इसके अलावा और भी यूनिट है, बट इतना सफिशिएंट है, मोर देन बहुत है। इतना ही ज़्यादा से ज़्यादा आपका हेक्सा तक और जेटा तक जो है क्वेश्चन बना हुआ है, ठीक है? और इससे ज़्यादा नहीं बना। तो ये है कंप्यूटर मेमोरी, इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद करता हूँ यहाँ तक का जो एनालिसिस है और जो-जो टॉपिक मैं बताया हूँ, ये इम्पोर्टेंट है। आप इसका एक अलग से नोट्स बनाइए, 4 से 5 क्लास, हो सकता है 6 क्लास ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम आएगा और इतना ये हेल्पफुल रहेगा। आप इसी नोट्स को क्विक रिवीजन मार के जाएँगे, तो मैं बोल सकता हूँ 70 से 80% प्रश्न आपका सॉल्व हो जाएगा। 70 टू 80%, बाकी तो नॉलेज, बाकी जो है बहुत फिर ईज़ी-ईज़ी वाला जो टॉपिक है फिर, बाकी जो टॉपिक है, ठीक है? जिसको आप पढ़ते हैं, ठीक है? हिस्ट्री से आप देखे होंगे, कंप्यूटर का हिस्ट्री से रेयर है, रेयर, बहुत रेयर है क्वेश्चन बनना बंद हो गया, ठीक है? वो 4 ऑप्शन वाला आता था पहले, तो बनता था शुरुआत के दिनों में, अब वो ज़माना गया, वैसा प्रश्न शायद ही पूछेगा, ठीक है? पूछ लेगा तो बहुत बड़ी बात है, उसको आप बना सकते हैं और आएगा तो मैं बता दूँगा, बट मैं जो जो 24 से लेकर अभी तक वर्तमान में जितना पेपर हुआ 26 तक, ठीक है? सब पेपर का एनालिसिस करके आपको बता रहा हूँ कि कौन-सा टॉपिक से लगातार क्वेश्चन पूछा जा रहा है। कंप्यूटर का बताया, कंप्यूटर के बाद मैं हिंदी का बता दूँगा, इंग्लिश का भी बता दूँगा, सबका बता दूँगा, ताकि आप जो है चीज़ों को एक जगह समराइज़ कर सकें, ठीक है? चलिए, आज की क्लास मैं यहीं समाप्त करता हूँ। कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, ठीक है? अपना फीडबैक दीजिएगा और इस नोट्स आपको आपको चाहिए, तो ये नोट्स टेलीग्राफ में नहीं डलेगा, ये नोट्स डलेगा मेरा ये मोबाइल एप्लीकेशन में, ठीक है? तो मोबाइल एप्लीकेशन से आप इसको जो है डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? तो आपको मैं वहाँ एक फ़ोल्डर बना दूँगा और ये लाइब्रेरी सेक्शन में, वहाँ से जो है आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है? अभी नहीं डलेगा तो 2-3 4 दिन में जो है कंप्यूटर का पूरा जो मैं वीडियो आने के बाद एक साथ अपलोड कर दूँगा, ठीक है? लेकिन वही मिलेगा आपको ऐप में, ठीक है? क्योंकि क्या है, टेलीग्राम में बहुत सारे लोग ऐसे भी जुड़ते हैं, जो मैं समझता हूँ वो टाइम पास करने आते हैं, ठीक है? टाइम पास करने का मतलब
और यहाँ का कंटेंट उधर फॉरवर्ड करना, ठीक है? तो ये मेरा मेहनत का निचोड़ है, ठीक है? तो मैं चाहता हूँ कि इसमें अगर मैं मेहनत किया हूँ और जो बच्चे वाक़ई में तैयारी करना चाहते हैं, वो मेरे ऐप में जाए, ऐप से उसको डाउनलोड करें, ज़्यादा बेटर है, ठीक है? क्योंकि जिसको ज़रूरत है, वो ज़रूर पहुँचेगा। क्योंकि मेरा उद्देश्य यहाँ ये नहीं है कि मैं अपना मेहनत करूँ और किसी अन्य को जो केवल इधर-उधर जो है कंटेंट डालने का, अपना टेलीग्राम चैनल में जोड़ने का काम करते हैं, वैसा नहीं करता। मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक भी कहीं शेयर नहीं करता मैं, ठीक है? क्योंकि मैं चाहता हूँ जो बच्चे वाक़ई मेरे वीडियो को देख रहे हैं और जिनको फ़ायदा हो रहा है, वही मेरे चैनल से जुड़े। वैसा मेरे को प्रचार करना रहता, मेरे को केवल जोड़ना रहता लोगों को, तो मैं फ़ेसबुक वगैरह में सब जगह जो है लिंक शेयर करते रहता। मैं वैसा नहीं करता, जो काम का चीज़ है, जो जेन्युइन चीज़ है, वही मैं जो है प्रोवाइड करता हूँ, ठीक है? तो चलिए आज की क्लास जो है मैं यहीं समाप्त करता हूँ। अपना जो है फीडबैक ज़रूर दीजिएगा।